मुकाबला हुड्डा पार्टी का, नॉट कांग्रेस पार्टी, हुड्डा पार्टी। इनको बोल रहे जो कहते हैं, फिर बोल के माफी भी जल्दी मांग लेते हैं। निकलवालों की कांग्रेस सरकार में मेवात में कितने पैसे लगे और भाजपा की सरकार में कितने लगे। सत्ता पक्ष को थोड़ा सा ओम नमो ईवीएम भी कहना चाहिए साथ में। ईवीएम पर दो हाउस चला चाहते नहीं चला चाहते मंजूर हमारे इसको नहीं बोलने देंगे हम। और ये लोग सदा झूठ बोलते रहे, उसका नतीजा ये निकल का वहीं बैठे। सरकार तो कह रही है कि डीएपी मिल रहा है। पूरी प्रेस, पूरे टीवी चैनल्स, सदन में ये डिस्कशन, पूरे मेंबर इस बात को कह रहे हैं कि भाई डीएपी की किल्लत है और मारामारी हो रही है। मंडियों में भी जो है वो बड़ी दुर्दशा हो रही है किसान की। तो ये क्लियर करें मुख्यमंत्री जी, अगर डीएपी की उपलब्धता है तो ये मारामारी क्यों है? या तो आपके पास सीआईडी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई ये मारामारी। एसडीएम जो है वो दीवार पर खड़ा होकर सर डीएपी बंटवा रहा है। बोलने तो दो। ये तो मैं वही तो बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ ना स्पीकर साहब। ये डिस्टर्बेंस भी स्पीकर साहब देखिए उनको अपनी देखिए वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको अपनी बात रखने दीजिए। ये तो स्पीकर साहब, उनको अपनी बात रखने दीजिए। ये तो समय का फेर है मुख्यमंत्री जी। दिल्ली के बाग का सिक्का टूट गया, न तो आप इधर बैठते हम उधर बैठते, मामला दूसरा था। देखिए ये नहीं है सर, स्पीकर सर स्पीकर सर, हर बार आदरणीय सदस्यगण का यही भाषण होता है कि दिल्ली के बागों सिक्का टूट गया। हर बार यही बात होती है। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, अपनी बात रख। दिल्ली के बागों सिक्का तो इनका पारा टूट गया, नहीं तो इस बार आपका होना था। मंत्री जी आपका टूट गया। नहीं देखिए नहीं बीच में ऐसे नहीं बोलेंगे आप ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे। आप ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे। सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। आपके माध्यम से इससे पूछना चाहता हूं, ये हाउस चलना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते मंजूर हमारे को एक भी को नहीं बोलने देंगे हम। ऐसे बोलोगे। प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी स्पीच में कहा और बड़ी वाहवाही इस बात के लिए लूटी जा रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची। मैंने सदन में एक मुद्दा उठाया था कि एसपीएससी का एक डिप्टी सेक्रेटरी का कोई प्रोविजन नहीं है। अपना आदमी डिप्टी सेक्रेटरी लगा के सेक्रेटरी की पावर दी गई थी और 2.5-3 करोड़ रुपए, और उसमें कुछ ब्लैंक आंसर शीट जो है वो थी, वो पकड़ी गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने वो पकड़ी गई, अरेस्ट भी हुए। उसके बारे में मैंने पूछा था कि वो आंसर शीट किसकी थी। एक एसपीएससी के अधिकारी और सरकार के उच्च अधिकारी के बीच में एक वार्तालाप हुई है, चैट हुआ है। उस चैट में यह बात आई है कि वो चैट यहां भी पड़ी गई थी। उस चैट की सच्चाई क्या है? उस चैट में यह बात आई थी कि किसके बढ़ाने नंबर, किससे कितना सामान लेना, कि सामान क्या था पता नहीं, उसकी डेफिनेशन क्या है। ये एक चैट जो है आई थी, वो सदन की पटल पर रखी जाए, उसमें क्या सच्चाई है तो पता चलेगा कि पर्ची खर्ची में। क्योंकि एक आदमी का नाम बताओ कौन सा पर्ची खर्ची के लिए लग गया। एक आदमी का नाम बताओ किसने खर्ची दे के लगा। बिना पर्ची बिना खर्ची इतनी ईमानदारी से लगा और उसका रिजल्ट निकल के आया ये। और ये लोग सदा झूठ बोलते रहे, उसका नतीजा ये निकल के आया कि आदमी वहीं बैठे हैं। ये जनता इतनी पागल नहीं रही है सर। ये पार्लियामेंट यहाँ खड़े होकर कुछ भी कह ले और वो मान लेंगे। जब लोग जमीन बेच के नौकरियां पाते थे और दलालों के बीच में फंस के रह जाते थे। कल मेरा एक सामान्य साथी ने बताया कि अब विदेशों में जमीन बेच के जा रहे हैं। मैं उसी का उदाहरण हरियाणा में होते मैंने देखा है। अब जमीन बेच के नौकरी पाते थे और फिर बेचारे दलालों में फंस के, और उनकी भी इतनी बड़ी दुर्दशा होती थी कि वो पूरी जिंदगी उभर नहीं पाते थे। लेकिन हमारी सरकार ने, आपने देखा है कि
बिना पर्ची और बिना खर्ची के 1,70,000 पक्की नौकरियां देने का काम किया है। 1,70,000 आज तक का रिकॉर्ड और इतिहास है। इससे पहले की सरकारों में ऐसा हुआ नहीं था और ये जीरो ग्राउंड पे आपको पता चलता है बिना पर्ची बिना खर्ची क्या है। और यही तो सबका साथ और सबका विकास है। 5 साल पहले ही प्लान में एक काम मेरा इस सरकार में हुआ था और वो होकर भी अब वो अधूरा पड़ा है। हमारे यहां मैंने पहले भी कहा था, एक बहुत बड़ा गांव है, गांव जो है आबादी के एतबार से सबसे बड़ा गांव। मैंने वो पंप हाउस के नहीं के पंप हाउस की मैंने बराबर जब भी से चलाता था मैं उस क्वेश्चन में बराबर जो है मांग करता रहा। चलो उसके लिए मैं आभार प्रकट कर देता हूं सरकार का, वो बना तो दिया, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है अब वहां इस टाइप के मुलाजिम वहां जेई एसडीओ बिजली बोर्ड के लग रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स के एतबार से, वहीं के लोकल रहने वाले हैं और वो बिजली सही मायने में नहीं देते। मोहम्मद इलियास जी कह रहे हैं 10 साल कांग्रेस का शासन रहा हरियाणा में और 10 साल से अब कुछ दिन ज्यादा हुए 10 साल भाजपा का शासन रहा। एक ग्रीन वो क्या व्हाइट पेपर निकालते हैं, निकलवा लो कि कांग्रेस सरकार में मेवात में कितने पैसे लगे और भाजपा की सरकार में कितने लगे, स्पष्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये निकाल लो। दूसरी बात भाई ने कही कि बिजली की समस्या, क्योंकि मुझे अभी 4-5 दिन पहले ग्रीवेंस कमेटी नूह का चेयरमैन बनाया। मैं भाई से एक बात कहना चाहता हूं कि बिजली की दिक्कत नहीं है, कनेक्शन की दिक्कत है। इलियास भाई, आप गांव वालों से कहो कि कनेक्शन सब लें। कनेक्शन मेवात में बहुत कम लेते हैं, सब पूरा गांव इतना बड़ा 20,000 की आबादी होगी उस गांव में जिसका नाम ले रहे हैं, हो सकता है 30,000 आबादी हो। कनेक्शन आप देखोगे तो 500 पाएंगे। बिल भरवाओ, कनेक्शन लो, बिजली की हरियाणा में कोई कमी नहीं। मैंडेट मिला है ना जी, ये मैंडेट एक मैनेज एंड स्लैश मैंडेट है और साथ में सत्ता पक्ष को थोड़ा सा ओम नमो ईवीएम भी कहना चाहिए साथ में। जितने भी मतदाता हैं उसमें 60% मतदाताओं ने आपके खिलाफ वोट डाला है। ये बात तो ठीक है ना, ये भी ठीक नहीं है। आपको 60% पढ़ दूंगा, आप लोगों को जो वोट मिला है वो 39.8% मिला है और कांग्रेस को जो मिला है इसमें भी क्या दिक्कत वाली बात है, इसमें भी क्या दिक्कत वाली बात है। ठीक है, किस बात के नंबर बना रहे हो आप लोग। इनको 5 साल इन्होंने यही नुक्ताचीनी नहीं, ये छानी दिस है। इज नॉट कुछ नहीं करना, 5 साल ईवीएम पर दोष देना है। बोलने में कोई हक ही नहीं है। मैं रोहतक से चुनाव जीता था 19 में, ये 5 साल चूचू करते रहे। रोहतक में भाई चुनाव कैसी बात है, सुन तो लो, 5 साल चूचू करते रहे। तो ये आप ये देखेंगे एक सदन चलाना है कि नहीं चलाना, तो इनकी बिना बात की बातें सुनते रहे हम। फिर सदन चलाना जितनी हमारी जिम्मेवारी है। सदन तो चलेगा, नहीं सदन चलेगा। आपकी भी है। मंत्री जी गलत बोलेंगे तो विरोध करेंगे, नहीं मंत्री जी बोलेंगे तो विरोध करेंगे। मंत्री जी आप देखिए सदन बजे की बात नहीं, देखिए सदन, आप देखिए मेरी बात। एक मंत्री जी, 1 मिनट, मंत्री जी आपस में बात नहीं करेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे। मंत्री जी मेरी बात सुनिए, 1 मिनट। मंत्री जी सदन वहां से भी नहीं चलेगा, सदन वहां से भी नहीं चलेगा, मगर सदन चलेगा तरीके से चलेगा। ऐसे देखिए, ये इस तरीके से हाउस नहीं चलेगा और ये सभी मेंबर्स को ये समझना पड़ेगा। सदन में कल से कुछ माननीय सदस्यों ने चुनाव प्रक्रिया संबंधी कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। मेरा आग्रह है माननीय अध्यक्ष जी आपसे, किस तरह के क्वेश्चन हाउस में ना उठें, इससे हमें बचना चाहिए। मेरा आग्रह है सबको इसके बारे में। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने भी इस विषय को मौखिक तौर पर देखा है, सुना है हमने। भारतीय संविधान अनुच्छेद 324 विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के नियम 46 आदि के अंतर्गत
ऐसे विषय जो संवैधानिक संस्थाओं या उनकी कार्यशैली के बारे में हो सामान्यतः नहीं उठाए जा सकते, परंतु कोई भी विषय उठाना या ना उठाना ये तभी डिसाइड किया जा सकेगा अगर रिटर्न में कोई नोटिस मेरे पास आएगा। जो वर्गीकरण की बात जो मैंने कही कल, आप क्या समझते हैं इन्होंने, मैं कभी भी कॉम को लेकर कभी भी मैंने नहीं कहा है, ऑलवेज मैंने जब भी बात की होगी द कास्ट विच आर शेड्यूल्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उन्हीं के बारे में केवल बात कही जिनको की संवैधानिक तौर पर आरक्षण दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला था वर्गीकरण, नहीं स्पीकर साहब, देखिए ऐसा है, क्या हमारा अधिकार नहीं है? अगर हम, देखिए मैंने कभी नहीं कहा किस जाति से हैं, लिख रहे हैं, पढ़ लिख कर आ रहे हैं, तो हम अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती कि ऐसे जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर बनाए हैं जो केवल एक कास्ट और वर्गीकरण की बात करते हैं, हम लोग अपने आप को अनसेफ फील करेंगे कि दे विल डेफिनेटली डू इनजस्टिस विद अस। ठीक है, ये पानी सड़के और कह रहे सारंग विकास साहब, विकास बिल्कुल तो होता नहीं है, बात ही करते हैं जी सारे, विकास नहीं है, कहीं सड़का नहीं है, पानी का प्रबंध नहीं है, ना खाते ना पानी है, ना बिजली है, कुछ चीज को नहीं है। मेरा हल्का एरिया करेंगे ना ट्यूबवेल लगते, आज 20 साल हो गए ट्यूबवेल लगे ना, 20 साल पहले लगे थे, उठा सभी सरकार में कोई ट्यूबवेल नहीं लगते वहाँ, सही एरिया करा क्या हमारा हल्का। आप कृपा करके मेरी हाथ जोड़ के विनती है मुख्यमंत्री जी आपसे ही मेरे हल्के में काम करेगा। निवेदन करूंगा माननीय सदस्य से कि अपने हल्के में घूमना करो, डाणियों में कनेक्शन है, अंडरपास बने हुए, सड़कें बनी हुई, सारी चीज है। हम भी राजस्थान में गए थे, वहाँ देख रहे थे, कसर होगी हल्के में कोई कसर रहा है वो बता दो, कसर रहती है, हमेशा ही रहती है। ठीक है, बादल आपने हल्का बहुत सारा जी, ये हमारे जो मंत्री जी हैं महिपाल जी, इनको कुछ है वर्बल हो गया। वो एक आदमी क्या हुआ, एक आदमी बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया, बोला क्या हो गया भाई? बोला मेरे पेट में दर्द है बहुत जोर से। बोला क्यों, क्या खाया था? बोला जी मैं तो खिचड़ी खाई थी। फिर बोला कहाँ से आया? बोला जी एक जनसभा हो रही थी वहां था मैं। बोला ज्यादा बोल दिया था? हाँ मेरे को बोलने नहीं दिया। बोला तेरे पेट में तो भाषण फंस रहा है, बहुत तो फंसा रहता है, बोलने तो बगैर रहता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का और जो अभिभाषण माननीय राज्यपाल जी ने दिया है उसमें क्या है, सबका साथ सबका विकास, समान विकास। और एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ बिना पर्ची बिना खर्ची। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई 2.5 करोड़ रुपए जो एचपीएससी के ऑफिस में ज्वाइंट सेक्रेटरी जी के यहां से पकड़े गए थे, वो क्या थे? वो किस लिए कलेक्शन हो रही थी वहां पे? ऐसे ही कौशल रोजगार निगम जो है, इसके जो इंचार्ज हैं उनको भी पुलिस ने पकड़ा है। तो ये कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी में पारदर्शिता से नौकरी मिल रही है। नौकरियां पिछली सरकारों में भी लगी हैं और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नौकरियां लगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर ईवीएम में इतना ही दोष था तो 37 सीटें जो कांग्रेस ने जीती वहां ईवीएम में कोई दोष नहीं था। रोहतक की सीट मात्र 1200 वोट से भारत भूषण बत्रा जी ने जीती, जिन्होंने ईवीएम का प्रश्न उठाया। अगर ईवीएम में कोई दोष था तो 1200 वोट की गड़बड़ करना क्या दिक्कत थी? उसमें भी हो सकती थी। इसलिए मैं समझता हूं कि खामखा की बातें नहीं। सुनिए, आप जो एक बात बताइए, जहां आपकी सरकार आ जाती है, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार आ गई, वहां ईवीएम ठीक थी। हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार नहीं आई तो यहां ईवीएम गलत हो गई। कहीं आप धनबल की बात करते हैं, ये मैं समझता हूं। 5 लोकसभा जीत गए जब तो ईवीएम ठीक थी, और 5 अब विधानसभा में रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आए तो ईवीएम गलत हो गई। कहीं आप धनबल की बात करते हैं। मैं समझता हूं आज पूरे हरियाणा में घूम करके देख लीजिए, पता नहीं क्या ऐसी सुनियोजित योजना थी कि पूरे हरियाणा में सत्ता कांग्रेस के पक्ष में बोल रहा था। कहीं 60 सीटें दिखा रहा था, कहीं 70 सीटें दिखा रहा था। मैं ये कह रहा हूं, ये कांग्रेस के लोग ही धनबल का प्रयोग कर रहे थे और उस धनबल के दम पे ये 60 और 70 सीटें दिखा रहे थे। आईना
जनता ने इनको आईना दिखाने का काम किया है कि जनता ने इनके लिए क्या सोच रखा था। राणा जी कंक्लूड कीजिए। साथ चलती है, जब कांग्रेस में तो कांग्रेस ठीक थी, अब बीजेपी चलाए भी ठीक है, कल और किसी में चलाइए वो ठीक हो जाएगी। मैं एक बार समझा लीजिए, आपकी बात दोबारा बताओ जी मेरे को, मैं जवाब दूंगा आपकी बात क्या होगी। बात कह रहा हूँ आपकी, आप कह रहे हो कांग्रेस को कह रहे हैं, मगर ये साथ चलती है भाई। जब ये कांग्रेस में थे, जब कांग्रेस ठीक थी। नहीं, जब कांग्रेस ठीक होती है तो मैं कांग्रेस में ही रहता। चलिए कांग्रेस ठीक चलिए, आपकी प्यार की बात है, आप कंक्लूड भारतीय कीजिए। जनता राणा पार्टी जी है तो मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया। क्या परिवारवाद, कांग्रेस में परिवारवाद में कोई नहीं मैं करना। मेरे तो गर्व है अपने परिवार का। मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह का, और मेरे दादा को काला पानी सुधार का हुक्म हुआ था, गांधी जी को लेके आए। मेरे पिताजी 8 बार जेल में गए, जो आज पाकिस्तान में है, 4 आज हिंदुस्तान में है, और जो जिस संविधान के अंतर्गत हम यहाँ बैठे हैं, 283 आज में 10 करते, उनमें से एक उनके थे। कोई कहेगा बाप बेटा, बाबू बेटा, अरे तुम अपनी तो देख लो। जो इनका सरकार है, खर्ची पर्ची की इस वास्ते चर्चा करती है क्योंकि ये खर्चा और पर्चा, पेपर लीक, 19 पेपर लीक हुए इस सरकार में, और वो एक रास्ता भ्रष्टाचार का, और खर्चा करोड़ों रुपए एसपीएस के दफ्तर में पकड़े गए, एसएस कमीशन के उसके पकड़ा गए, और आपको बताया विधायक के ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली। आप किसी का देखो, मैं हजारों उदाहरण दे सकता हूं, मैं उस चर्चा में जाना नहीं चाहता। जो ये माहौल बनाने की कोशिश की, जिस प्रकार की यह चर्चा चली, हमारी सरकार आज से 10 साल पहले थी कांग्रेस सरकार की, उसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं थी। अरे 10 साल इस पार्टी की सरकार हो गई, उसकी चर्चा करो, क्या किया है उसकी चर्चा करो, क्या करने जा रहे हो उसकी चर्चा करो, उसकी नहीं। मतलब इस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने के लिए, क्योंकि इनकी कमियां ना आए सामने। इन्होंने 10 साल क्या किया वो ना आए। मैं गड़े मुर्दे उखाड़ने के हक में नहीं था, लेकिन इन्होंने चर्चा शुरू कर दी। मेरे समय में अध्यक्ष महोदय, क्या मैं बताता हूं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये आया पंचकुला में, ठीक। दीन बंधु छोटू राम थर्मल प्लांट बना यमुनानगर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बना कुरुक्षेत्र में, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बना करनाल में, और जनाब पानीपत में एक्सटेंशन किया हमने, जो उसका रिफाइनरी है उसमें। यह जीत साधारण जीत नहीं है, यह जीत हरियाणा के विकास का नया अध्याय लिखेगी। जो विश्वास जनता ने हमारे ऊपर जताया है, वह विश्वास सरकार के 10 सालों के कामों के साथ साथ हमारी नीति, नियत और नेतृत्व पर भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जीत केवल हमारी सरकार की नहीं है, यह जीत हमारे अंत्योदय के संकल्प की है। हरियाणा एक हरियाणवी एक की है। प्रदेश में डीएपी की कोई कमी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था माननीय अध्यक्ष, हमारे माननीय मंत्री जी ने भी इसके ऊपर अपना बयान दिया था। मेरे विपक्ष के भाई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए डीएपी की कमी की अफवाहें फैला रहे हैं। सच यह है कि इस साल हमने पिछले साल से भी अधिक डीएपी किसानों को दिलाई है। प्रदेश में डीएपी की मांग कांग्रेस सरकार में लगातार बढ़ती रही है, लेकिन उसने इसको पूरा करने की कभी ध्यान नहीं दिया। 2005 से लेकर के 2014 जब तक हम नहीं आए, एक भी वर्ष ऐसा नहीं जिस वर्ष के अंदर किसानों को लाइन में लग करके डीएपी न लेना पड़ा हो। लाठीचार्ज हुआ है, मेरे पास तथ्य है। एमएसपी के ऊपर जो चर्चा यहां पर हुई है, मैं बताना चाहूंगा कि किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है। पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने बीज से लेकर बाजार तक किसानों के साथ खड़ी हुई दिखाई दी है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने अपने संकल्प पत्र में 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय संकल्प लिया है। अभी माननीय हमारे हुड्डा साहब ने कहा कि वो 24 फसलों के नाम बताओ कौन कौन सी हैं।
हमने कहा है कि देश के अंदर नहीं, माननीय हुड्डा जी ऐसा नहीं है। देखिए एक मिनट, जब देखिए माननीय हुड्डा जी ये बात नहीं है। देश के अंदर हमारे 24 फसलें होती हैं, किसी राज्य के अंदर कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। हमने सारी फसलें कही हैं कि हम सारी फसलें जितनी भी यहाँ पर पैदावार होती है उन फसलों को एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा, हम खरीद रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। किसी किसान को ना कमी आने दी, ना कमी आने देंगे। ये सरकार 2014 से लेकर के लगातार हरियाणा के किसान के साथ खड़ी है माननीय अध्यक्ष जी। आने वाले दिनों में माननीय अध्यक्ष जी आप देखेंगे कि हम अपने संकल्प पत्र को पूरा करने में जी तोड़ मेहनत हमारी सरकार करेगी और जो वायदा हमने किया है, एक एक वायदा हमारी सरकार उसको पूरा करने का काम करेगी। मैं प्रदेश की जनता को आदरणीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, इस महान सदन के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारा चुनाव संकल्प पत्र हमारे लिए गीता के समान है। इसमें शामिल हर संकल्प को हम हर हालत में पूरा करेंगे। पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हमें हरियाणा के लोगों की सेवा करने का अवसर मिला था। तब व्यवस्था के नाम पर हमें भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, पर्ची खर्ची का सिस्टम और परिवारवाद का चलन मिला था माननीय अध्यक्ष जी। लेकिन पिछले 10 सालों में हमने उस भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद को खत्म किया है। हमने बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा का विकास किया है। हमने पर्ची खर्ची की परंपरा को जड़ से खत्म करके योग्यता की पारदर्शी व्यवस्था हमने खड़ी की है। हमने 11 अक्टूबर को कर्मचारियों की दुर्घटना बीमा राशि 30 लाख से 50 लाख किया है। कर्मचारियों के परमानेंट टर्म इंश्योरेंस को 2 लाख से 4 लाख हमने किया है। 14 अक्टूबर को प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी हमने 750 रुपए और आशा वर्कर के मानदेय में भी 400 रुपए की बढ़ोतरी हमने की है। एक तरफ मुकाबला हुड्डा पार्टी का, नॉट कांग्रेस पार्टी, हुड्डा पार्टी। इनको बोल रहे जो कहते हैं फिर बोल के माफी भी जल्दी मांग लेते हैं। मुसलमानों की कांग्रेस सरकार में मेवात में कितने पैसे लगे और भाजपा की सरकार में कितने लगे? सत्ता पक्ष को थोड़ा सा ओम नमो ईवीएम भी कहना चाहिए साथ में। ईवीएम पर नीचे मंजूर हमारे इसको नहीं बोलने देंगे हम। और ये लोग सदा झूठ बोलते रहे, उसका नतीजा ये निकल के वहीं बैठे।